हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अगेन एक बहुत शानदार सेशन के साथ आज हम लोग आ चुके हैं डे 9 पर। बिहार कंप्यूटर टीचर के बेस्ट 25 क्वेश्चन की सीरीज में आज है डे 9। अभी तक के सेशंस में हम लोगों ने बहुत बेस्ट क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया है। वो क्वेश्चंस जो कि वाकई में एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी पैटर्न को लेकर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। आपकी इसी तैयारी में एक एक्स्ट्रा एज देने के लिए इन सेशंस को रखा गया है, ताकि आपको यह पता चल पाए कि जो भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या वो अप टू दी मार्क है, क्या वो प्रॉपर तरीके से हो रही है, क्या इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पा रहे हैं। आज के सेशन में सबसे अच्छी बात यह भी है कि यहां पर आपके सामने जो बेस्ट 25 क्वेश्चंस आएंगे वो 5 ऑप्शंस के साथ में आएंगे। जैसे कि एग्जाम में आपको पता है कि 5 ऑप्शंस ही आपको मिलेंगे, तो आज के 25 क्वेश्चंस को हमने उसी पैटर्न पर रखने की कोशिश करी है विद 5 ऑप्शंस। तो देखते हैं, तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा सेशन के बाद में कि आउट ऑफ 25 आपने कितना स्कोर किया है आज के सेशन में। क्लियर है? तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि अगर बिहार कंप्यूटर टीचर के कोर्स से आप कनेक्ट होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक बढ़िया गाइडेंस हमें मिले, सभी टॉपिक हमें कवर करवा दिए जाएं अच्छे से, कॉन्सेप्ट वाइज, एमसीक्यू वाइज और पीडीएफ वाइज, इन तीनों की मदद से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। ये कोर्स स्टार्ट हुआ था 26 जून, जहां पर आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं डेली बेसिस पर 8 PM पर। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको बहुत सारी रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही हैं, जिससे कि आप अपने पूरे समय को मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज कर पाए। कैसे कनेक्ट हो सकते हैं आप इस कोर्स से? इस कोर्स से कनेक्ट होने के लिए आपको अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग, किसी भी डाउट के रिगार्डिंग आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। वैलिडिटी कितनी है इस कोर्स की? 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। जिस दिन आप इस कोर्स से जुड़ते हैं उस दिन से 12 महीने यानी 1 साल की वैलिडिटी के लिए आपको यह कोर्स अवेलेबल मिलेगा। तो चलिए, इस कोर्स से तो आप कनेक्ट हो ही जाएंगे, साथ ही साथ YouTube की मदद से यहां पर हम लोग कुछ बेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। तो चलिए गाइस, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं बढ़िया क्वेश्चंस। प्रीवियस वाले सेशन में हमने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे, जिसका आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताया, जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे थे। एक बार चेक करिएगा, क्या इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने सही बताया? हैव अ लुक गाइस। क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड वेरिएबल इन पाइथन? निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में अमान्य वेरिएबल है? आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम पाइथन में वेरिएबल्स की बात करते हैं तो पाइथन में वेरिएबल्स की शुरुआत या तो अल्फाबेट से हो सकती है, वो अल्फाबेट अपर केस में भी हो सकता है, वो अल्फाबेट लोअर केस में भी हो सकता है। वेरिएबल की शुरुआत हम लोग कर सकते हैं किसकी मदद से गाइस? अंडरस्कोर की मदद से भी। जैसे कि आप देख सकते हैं अंडरस्कोर हेलो, ये भी वैलिड है, क्योंकि अंडरस्कोर अगर लगेगा तो ये भी वेरिएबल को ही बताएगा पाइथन में। स्ट्रिंग अंडरस्कोर 1 2 3 ये भी वैलिड है, क्योंकि इसकी शुरुआत किससे हुई है? कोई कैरेक्टर से। वो अपर केस में हो सकता है, लोअर केस में हो सकता है, तो स्ट्रिंग ये भी सही हो गया। लेकिन नंबर अलाउड नहीं होते हैं स्टार्टिंग में। बिगिनिंग में नंबर्स अलाउड नहीं होते हैं, नंबर्स अलाउड होते हैं लेकिन बाद में, स्टार्टिंग में अलाउड नहीं होते। जैसे स्ट्रिंग अंडरस्कोर 1 2 3, यहां तो नंबर्स अलाउड है, लेकिन वेरिएबल कभी भी नंबर से शुरू नहीं हो सकता। तो यहां पर देखो नंबर से शुरू किया गया है 12 अंडरस्कोर हेलो, तो ये हो जाएगा आपका इनवैलिड।
वेरिएबल किसी कीवर्ड का नाम भी नहीं हो सकता, क्योंकि कीवर्ड का नाम अगर वेरिएबल के नाम से मैच कर जाएगा तो हमारा जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर होगा उसको समझने में कंफ्यूजन होगी कि ये वेरिएबल दिया गया है या ये कीवर्ड दिया गया है ना। तो इसलिए वेरिएबल का नाम कीवर्ड का नाम भी नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन जो हमने आपको दिया था वो क्या था? व्हाट इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल? बहुत आसान क्वेश्चन। पाइथन फाइल का सही एक्सटेंशन क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज .py। पाइथन में जितनी भी फाइल्स होती हैं, जितना भी सोर्स कोड होता है, उसको हम सेव करते हैं .py के नाम से। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 .py। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम? ये जो प्रोग्राम आपके सामने दिया गया है इसका आउटपुट क्या होगा? प्रिंट ब्रैकेट में फिर ब्रैकेट 1,2 प्लस ब्रैकेट 3,4 ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पर प्लस लगाया गया है। पाइथन में याद रखिएगा कि प्लस का मतलब होता है कॉनकैटिनेट करना। कॉनकैटिनेट का मतलब जोड़ना, ऐड करना। तो इसका मतलब यहां पर जो प्लस का साइन है ये कॉमा में चेंज हो जाएगा और आगे वाला इसके साथ में जुड़ जाएगा। मींस द करेक्ट आंसर इज 1,2, 3,4। दैट इज द करेक्ट वन गाइस। हमने लिख भी दिया है यहां पर आपको समझाने के लिए कि पाइथन में प्लस ऑपरेटर को कॉनकैटिनेट टपल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। तो प्लस का मतलब क्या है? कॉनकैटिनेशन यानी जोड़ना। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये तो वो 3 क्वेश्चंस हो गए जो मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे के फॉर्म में पूछे थे। अब बेस्ट 25 क्वेश्चंस पर डिस्कशन करते हैं एक एक करके, और आप देखिएगा कि कितने प्यारे क्वेश्चंस हैं। हैव अ लुक गाइस। ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, पढ़िए इसको। इन पाइथन प्रोग्रामिंग व्हाट इज द टाइप ऑफ गिवन डेटा array is equals to ब्रैकेट 1,1 2,2 3,3। पाइथन प्रोग्रामिंग में दिए गए डेटा का प्रकार क्या है? कह रहा है ये जो यहां पर डेटा दिया गया है, एरे जो गिवन है, ये किस तरीके का है? एरे ऑफ टपल है, टपल ऑफ लिस्ट है, लिस्ट ऑफ टपल है, इनवैलिड टाइप है, या ऑल ऑफ दीज है? बताइए। अब आपको यह पता होना चाहिए पाइथन में कि जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, ये यूज करते हैं लिस्ट के लिए। लिस्ट का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, प्रीवियस सेशन में भी मैंने आपको बताया था। और स्मॉल ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस का यूज करते हैं टपल के लिए। तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट के लिए, छोटा वाला ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस टपल के लिए, तो हम क्या बोल सकते हैं? पहले लिस्ट है और लिस्ट के अंदर टपल है, मींस लिस्ट ऑफ टपल, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन, लिस्ट ऑफ टपल्स। वेरी गुड। अब आपको समझाने के लिए हमने यहां पर लिख भी दिया है कि पाइथन में लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट जो कि सेपरेटेड बाय कॉमा होता है, इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे उनको कॉमा की मदद से सेपरेट करेंगे, जबकि टपल को स्मॉलर ब्रैकेट या पैरेंथेसिस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यह बात समझ में आ गई? और यहां भी सेपरेटेड बाय कॉमा होगा। जो भी हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे उनको कॉमा की मदद से अलग अलग करेंगे, है ना। जैसे कि यहां पर था 1,1 2,2 3,3, तो सेपरेटेड बाय कॉमा। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, डिक्शनरीज इन पाइथन आर। हम जानते हैं कि पाइथन में डिक्शनरीज क्या है? एक कीवर्ड के तरीके से भी यूज किया जाता है डिक्शनरी। पाइथन में शब्दकोश क्या है? इसका यूज किया जाता है मैपिंग पर्पस से। तो डिक्शनरी का सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है? फॉर द मैपिंग। डिक्शनरी क्या है? म्यूटेबल डेटा टाइप है, नॉन म्यूटेबल डेटा टाइप है, मैपिंग डेटा टाइप है, बोथ 1 and 3 है, या बोथ 2 and 3 है? क्या होगा करेक्ट आंसर? एक बात तो श्योर है कि डिक्शनरी का इस्तेमाल किया जाता है पाइथन में
मैपिंग करने के लिए। तो मैपिंग डेटा टाइप ये तो बिल्कुल सही होगा। इसके साथ साथ डिक्शनरी डेटा टाइप चेंज भी होता रहता है, यानी अपने आप को बदल लेता है, चेंज होता है। और वो डेटा टाइप जो चेंज होता है उसे बोलते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप। क्या बोलते हैं? जो बदल जाता है, जो चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड म्यूटेबल। तो डिक्शनरी म्यूटेबल भी है और मैपिंग डेटा टाइप भी है। सो करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 एंड 3, यानी ऑप्शन नंबर 4। अब एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि म्यूटेबल और नॉन म्यूटेबल में क्या डिफरेंस होता है। म्यूटेबल का मतलब जो चेंज हो जाए, और नॉन म्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब जो चेंज ना हो, दैट विल नेवर बी चेंज। जो चेंज ना हो दैट इज कॉल्ड नॉन म्यूटेबल। समझ में आ गया? तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि पाइथन में ऐसे कितने डेटा टाइप्स हैं जो म्यूटेबल हैं, और ऐसे कितने डेटा टाइप्स हैं जो नॉन म्यूटेबल हैं। आइए इस पर बात कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं पाइथन में 33 कीवर्ड्स होते हैं, 33। लेकिन अब जो कीवर्ड्स हैं वो कितने हो चुके हैं? 35। तो लेटेस्ट वाले वर्जन में तो 35 कीवर्ड्स हैं, लेकिन पुराने वाले वर्जन्स में 33 कीवर्ड माने जाते हैं, जिसमें म्यूटेबल डेटा टाइप में यूज होने वाले कीवर्ड्स हैं जो चेंज हो सकते हैं, है ना। म्यूटेबल का मतलब जो चेंज हो सकते हैं, वो है लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, एरे और बाइट एरे। जबकि इम्यूटेबल के केस में नंबर्स, ये इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोटिंग नंबर भी हो सकता है, बूलियन वैल्यू, बूल यानी यस और नो, फ्रोजन सेट, टपल्स, स्ट्रिंग, कॉम्प्लेक्स और बाइट, ये सब हमारे क्या हैं? इम्यूटेबल हैं। ये म्यूटेबल हो गए और ये इम्यूटेबल हो गए। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, या एक से ज्यादा भी क्वेश्चन मिल सकते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल के ऊपर। बस यहां पर ये याद रख लीजिएगा कि ये डेटा टाइप्स म्यूटेबल हैं और ये डेटा टाइप्स इम्यूटेबल हैं। क्लियर है? वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम डिक्शनरी इन पाइथन? पाइथन में डिक्शनरी से किसी तत्व को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कह रहा है पाइथन में अगर हमें डिलीट करना है एलिमेंट डिक्शनरी में से, डिक्शनरी का यूज मैपिंग के लिए किया जाता है, अभी हम लोग ने देखा। लेकिन अगर डिक्शनरी में से किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना है तो किसकी मदद लेंगे? पॉप, पुश, रिमूव, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? सोचिए। बिल्कुल सही, रिमूव करने के लिए डिक्शनरी में से पॉप फंक्शन का यूज करते हैं। सो द करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर 1। इंसर्ट करने के लिए डिक्शनरी में पुश का यूज करते हैं, और डिक्शनरी से डिलीट करने के लिए पॉप का यूज करते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, सिलेक्ट ऑल करेक्ट मेथड टू डिलीट फाइल इन पाइथन। अगर आपने पाइथन पढ़ा है, पाइथन में फाइल हैंडलिंग आपने पढ़ी है, तो आपने इस क्वेश्चन को भी देखा होगा। पाइथन में फाइलों को हटाने के लिए सभी सही तरीकों का चयन करें। सिलेक्ट ऑल करेक्ट मेथड टू डिलीट फाइल इन पाइथन। अगर हमें पाइथन में किसी भी फाइल को डिलीट करना होता है तो हम कैसे डिलीट करते हैं? हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं डिलीट करने के लिए। तो हम शुरुआत किससे करते हैं? ओएस से। ओएस डॉट रिमूव, क्या रिमूव करना है? फाइल को। तो क्या देंगे? फाइल का पाथ देंगे। तो ओएस डॉट रिमूव फाइल पाथ, इस कमांड की मदद से हम पाइथन में फाइल्स को क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन। याद रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। पाइथन में फाइल मैनेजमेंट से या फाइल हैंडलिंग से ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कैसे डिलीट करते हैं फाइल्स को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट रिमूव, क्योंकि फाइल को हमें रिमूव करना है, और ये फाइल का पाथ देंगे जिसको हमें रिमूव करना है। तो फाइल पाथ इन इन्वर्टेड कॉमास इन ब्रैकेट। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट,
द पोस्ट फिक्स फॉर्म ऑफ a एस्ट्रिक b प्लस c डिवाइडेड बाई d इज। कह रहा है बताइए डेटा स्ट्रक्चर में इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स होता है। आप लोग ने पढ़ा होगा, यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको इनफिक्स दिया हुआ है। इनफिक्स का मतलब जहां पर ऑपरेटर बीच में हो, और इसको कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है पोस्टफिक्स में। कैसे करेंगे कन्वर्ट? इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंस, यानी कौन सा ऑपरेटर पहले ट्रीट करेंगे और कौन सा ऑपरेटर बाद में ट्रीट करेंगे। तो हमेशा आपको याद रखना है कि अगर कहीं पर ब्रैकेट दिया होता तो सबसे पहले ब्रैकेट को करते। ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, ये सीक्वेंस रहता है। और फिर उसके बाद में क्या आ जाता है? पावर। अगर पावर दी होगी तो फिर पावर को प्रायोरिटी दे देंगे। प्रेसिडेंस किसकी होगी? पावर की। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड इसके बाद आ जाएगा, और लास्ट में आएगा प्लस और माइनस। तो हमें यह ध्यान में देना होगा इसका प्रेसिडेंस कि पहले किसको, फिर किसको, फिर किसको, फिर किसको। तो किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी हाई है, किसकी लो है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। और साथ ही साथ प्रेसिडेंस के साथ साथ हमें और क्या देखना होगा? हमें यह भी देखना होगा कि ये कैसे मूव करेगा, इसकी एसोसिएटिविटी क्या होगी। तो जितने भी ब्रैकेट होते हैं इनकी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट, पावर की एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट, जबकि एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड की एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट, और प्लस माइनस की भी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब कि अगर हमें ये दोनों मिल रहे हैं तो हम जो इक्वेशन को स्कैन करेंगे वो लेफ्ट टू राइट करेंगे, लेकिन अगर पावर वाला मिल रहा है तो हम इक्वेशन को स्कैन करेंगे राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब सभी केसेस में लेफ्ट टू राइट है, सिर्फ एक केस में राइट टू लेफ्ट है, और वो है पावर वाला केस। अब कैसे करेंगे? हमने देखा क्वेश्चन में गिवन है मल्टीप्लाई, प्लस और डिवाइड। हमने जब यहां पर ऑपरेटर की प्रायोरिटी को देखा तो हमें समझ में आ गया कि मल्टीप्लाई और डिवाइड ये दोनों हमें मिल गए, और इसके बाद प्लस आता है। तो इसका मतलब सबसे पहले हम प्रेफरेंस किसको देंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड को। बाद में हम प्रेफरेंस किस ऑपरेटर को देंगे? प्लस को, क्योंकि ये बाद में है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड ये दोनों साथ में मिल जाएं तो हमें क्या करना है? लिखा हुआ है लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट में हमें स्कैन करना होगा। जो पहले ऑपरेटर मिलेगा उसको पहले सॉल्व करेंगे, जो बाद में मिलेगा उसको बाद में करेंगे। तो आइए समझते हैं इसको किस तरीके से किया जाए। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें मालूम है सबसे पहले हमें जो ट्रीट करना है वो मल्टीप्लाई को करना है, और मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड को करना है। तो हमने इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लिया, a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी, है ना। इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। तो पहले अगर हम a मल्टीप्लाई बाई बी इसमें पोस्ट फिक्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? जो मल्टीप्लाई है वो ए बी के बाद में चला जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर पोस्ट फिक्स में कहा जाता है बाद में। तो ये हो जाएगा ए बी एस्ट्रिक, ए बी मल्टीप्लाई, बाकी सेम ऐसे ही आ जाएगा, प्लस सी डिवाइडेड बाई डी। अब ए बी एस्ट्रिक ये तो सॉल्व हो गया। अब क्या बचा सॉल्व करने के लिए? सी डिवाइडेड बाई डी। अगर यहां पर भी हम पोस्ट फिक्स अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? सी डी डिवाइड। तो यानी स्टार्टिंग का तो सेम ऐसा रहा, ए बी एस्ट्रिक कॉपी पेस्ट कर दिया, प्लस का प्लस, और जो डिवाइड का साइन था वो पोस्ट में चला गया, तो क्या मिल गया? सी डी डिवाइड। अब हमारे पास पहला फिक्स आ चुका है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा ए बी एस्ट्रिक में, और सी डी डिवाइड में भी कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि इनको हम पहले ही पोस्ट फिक्स में बदल चुके हैं। अब प्लस का साइन हमें कहां दिख रहा है? बीच में। अब इस प्लस के साइन को बाद में ले जाएंगे, यानी पोस्ट फिक्स में ले जाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा।
तो इसका मतलब आंसर क्या मिल जाएगा हमें, ए बी एस्ट्रिक जो कि फिक्स हो चुका है, सी डी डिवाइड जो कि फिक्स हो चुका है, और प्लस का साइन जो कि बीच में था इसको हम कहां ले गए गाइस, बाद में। तो ये बन गया हमारा आंसर। द करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है, दैट इज ए बी मल्टीप्लाई बाय सी डी डिवाइडेड प्लस, है ना, दैट इज द करेक्ट वन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया जाता है, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्जन कैसे होता है। इसी तरीके से हम इनफिक्स से प्रीफिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द सेम मैनर। तो कोई भी कन्वर्जन अगर हमें करना हो तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले प्रेसिडेंस पता होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म करेगा, कौन सा बाद में, और इनकी एसोसिएटिविटी पता होनी चाहिए कि हम स्कैन किस ऑर्डर में करेंगे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। क्लियर है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट वैलिड है। पढ़िए, पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या पाइथन एक हाई लेवल है? बिल्कुल, पाइथन हाई लेवल है क्योंकि इसको इंग्लिश में लिखा जाता है, और वो लैंग्वेजेस जो इंग्लिश में होती हैं उन्हें हाई लेवल बोलते हैं। करेक्ट है। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, क्या पाइथन में इंटरप्रेटर का इस्तेमाल होता है? बिल्कुल होता है, तो ये भी करेक्ट है। पाइथन इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, क्या पाइथन में कंपाइलर का यूज भी होता है? बिल्कुल होता है, पहले कंपाइल होती है फिर इंटरप्रेट होती है, तो कंपाइलर भी यूज होता है। फोर्थ कह रहा है पाइथन प्रोग्राम इज कंपाइल्ड बिफोर इट इज इंटरप्रेटेड, बिल्कुल सही। यहां पाइथन में जो प्रोग्राम है वो पहले कंपाइल होगा फिर इंटरप्रेट होगा, और कंपाइलर जो है यहां पर हिडन होता है, प्रोग्रामर से हिडन होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। लेकिन पाइथन प्रोग्राम पहले कंपाइल होगी फिर इंटरप्रेट होगी। क्या ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज गिवन है? बिल्कुल नहीं। क्या अब ऑल ऑफ दीज है नहीं तो इसका मतलब हमें सही ऑप्शन चुनना होगा, तो पहला बिल्कुल करेक्ट है, और फोर्थ वाले में सेकंड और थर्ड ऑलरेडी आ रहा है, क्योंकि पाइथन प्रोग्राम पहले कंपाइल होगा बाद में इंटरप्रेट होगा, तो इसका मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ ये होगा करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी दी राइट वन। समझ में आ गया कि किस तरीके से, किस अप्रोच को फॉलो करते हुए हमें क्वेश्चंस को करना होगा यहां पर। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करिए, बताइए इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड फॉर पैरेंथेसिस मैचिंग, कह रहा है ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन में जिसका यूज किया जाता है पैरेंथेसिस को मैच करने के लिए। पैरेंथेसिस मैचिंग के लिए सबसे बढ़िया डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है? लिंक लिस्ट, क्यू, प्रायोरिटी क्यू, स्टैक, या ऑल ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज स्टैक। स्टैक की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसकी? लिफो की, पुश पॉप की, हम बात करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट की, तो दैट इज कॉल्ड स्टैक गाइस। और स्टैक का सबसे बेटर यूज किया जाता है डेटा स्ट्रक्चर में पैरेंथेसिस को मैच करने के लिए, तो वन बाय वन करके हम पैरेंथेसिस को मैच करते हैं स्टैक की मदद से। नेक्स्ट, क्यू, ऐसी क्यू का नाम बताइए वेयर इंसर्शन एंड डिलीशन परफॉर्म्ड फ्रॉम बोथ एंड्स, उस क्यू का नाम बताइए जहां पर इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड से पॉसिबल है। फ्रंट और रियर दोनों तरफ से हम लोग इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं, एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं और एलिमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से। ऐसी क्यू को क्या बोलते हैं? डी क्यू बोलते हैं, यानी दिस इज कॉल्ड डबल एंडेड क्यू। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। आप देख सकते हैं यहां पर फ्रंट और रियर दोनों से ही हम एलिमेंट्स को इंसर्ट भी कर रहे हैं और डिलीट भी कर रहे हैं, तो ऐसी क्यू को क्या बोलते हैं? डी क्यू, या इसे आप लोग
डबल एंडेड क्यू भी बोलते हैं, क्योंकि डी क्यू की फुल फॉर्म क्या है, डबल एंडेड क्यू। समझ में आ गया? बढ़िया क्वेश्चन लगे तो 8 क्वेश्चन आपने अभी तक कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपने बढ़िया स्कोर किया होगा, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। आइए आगे देखते हैं। द ऑपरेटर प्लेस्ड इन बिटवीन टू ऑपरेंड इज। दो ऑपरेंड के बीच में अगर हम किसी ऑपरेटर को प्लेस करते हैं तो इसे क्या बोला जाता है? इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? बताइएगा। बहुत सिंपल है, हम जानते हैं कि ऑपरेटर अगर बीच में आ जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? इनफिक्स बोलेंगे। सो द करेक्ट वन इज इनफिक्स ऑपरेशन। जैसे ए प्लस बी, यहां पर ऑपरेटर कहां पर है? बीच में। ऑपरेंड कहां पर है? साइड में। तो ऑपरेटर अगर बीच में है तो वो इनफिक्स, ऑपरेटर अगर बाद में है तो पोस्टफिक्स, ऑपरेटर अगर पहले है तो प्रीफिक्स, है ना? यही तो है। वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए। विच लिंक लिस्ट डू नॉट हैव एंड्स? कौन सी लिंक्ड सूचियों का कोई अंत नहीं है? ऐसी कौन सी लिंक लिस्ट होती है जिसका कोई एंड नहीं होता, जो चलती जाती है, चलती जाती है और चलती जाती है? बिल्कुल सही आपने पहचाना। इस तरीके की लिंक लिस्ट को सर्कुलर लिंक लिस्ट बोलते हैं, जिसकी कोई एंडिंग नहीं होती, जिसका कोई नल पॉइंट नहीं होता, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर लिंक लिस्ट। जैसे हम लोग जानते हैं कि लिंक लिस्ट कई तरीके की होती है। सिंगली, जो सिंगल साइड में काम करती है। डबली, जो नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट करके रखती है, दोनों नोड्स को आपस में कनेक्ट करके रखती है, वो है डबली लिंक लिस्ट। और तीसरी होती है सर्कुलर लिंक लिस्ट, जो क्या करती है? जिसका कोई एंड नहीं होता। फर्स्ट वाली नोड दूसरे वाली नोड से कनेक्टेड है, दूसरी नोड तीसरी नोड से कनेक्टेड है और तीसरी नोड पहली वाली नोड से कनेक्टेड है। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर लिंक लिस्ट। क्लियर है? वेरी गुड। व्हाट इज द करेक्ट मेथड टू इंसर्ट एंड डिलीट आइटम फ्रॉम द क्यू? बताइए। क्यू में से आइटम को इंसर्ट करना और क्यू में से आइटम को डिलीट करना, ये क्या कहलाता है? पुश एंड पॉप, इन क्यू एंड डी क्यू, इन क्यू एंड पीक, ऐड एंड रिमूव या ऑल ऑफ दीज? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसे बोलेंगे यहां पर हम लोग इन क्यू एंड डी क्यू। मीन्स कि सही मेथड कौन सा है इंसर्ट करने के लिए और डिलीट करने के लिए क्यू में से। तो जब भी हम लोग क्यू की बात करते हैं तो इंसर्ट कहां से करते हैं? इन क्यू से। और डिलीट कहां से करते हैं गाइस? डी क्यू से। जबकि अगर हम स्टैक की बात करते हैं तो वहां पर बात करते हैं ऐड और रिमूव की। तो स्टैक में ऐड करने के लिए पुश का मदद लेते हैं और स्टैक में से रिमूव करने के लिए पॉप शब्द का यूज करते हैं। तो स्टैक में पुश और पॉप का यूज होता है, जबकि क्यू के केस में इन क्यू और डी क्यू का यूज किया जाता है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। विच कमांड इज यूज्ड टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल इन MySQL? MySQL में अगर आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना है। स्ट्रक्चर में चेंज का मतलब अगर आपको कोई बदलाव करना है टेबल के अंदर, तो किस का यूज करेंगे आप बदलाव करने के लिए? डिलीट कमांड का यूज करेंगे, ऑल्टर, अपडेट, मॉडिफाई या नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा ऑल्टर। चेंज करने का मतलब ऑल्टर करना। MySQL में जब भी हम कोई ऑल्टर कमांड यूज करते हैं, इसकी मदद से हम ऐड भी कर सकते हैं कॉलम्स को या किसी भी कॉन्स्ट्रेंट्स को, ड्रॉप कर सकते हैं किसी भी कॉलम को या कॉन्स्ट्रेंट को, मॉडिफाई कर सकते हैं, बदल सकते हैं और रीनेम भी कर सकते हैं। तो यहां पर आपको यह याद रखना है कि MySQL के केस में या नॉर्मल SQL के केस में अगर कहीं पर कुछ चेंज करना है
तो इसके लिए ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे, जबकि ऑल्टर कमांड का यूज करके हम कुछ ऐड भी कर सकते हैं, कुछ ड्रॉप भी कर सकते हैं, कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं और कुछ रीनेम भी कर सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, नेम द कमांड यूज टू चेंज द एग्जिस्टिंग डेटा ऑफ द टेबल इन एसक्यूएल। ऐसा कौन सा कमांड है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं एग्जिस्टिंग डेटा ऑफ द टेबल, टेबल में कोई एग्जिस्टिंग डेटा है उसको चेंज करने के लिए किस कमांड का यूज करेंगे? ऑल्टर, अपडेट, क्रिएट, मॉडिफाई या नन ऑफ दीज? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। चेंज का मतलब होता है अपडेट करना, तो अपडेट कमांड की मदद से हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जिस्टिंग डेटा होना चाहिए, उसी को बदलने के लिए अपडेट कमांड का यूज करेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्लॉज डिस्प्लेज रिकॉर्ड इन। डिफॉल्ट रूप से ऑर्डर बाय क्लॉज किसमें रिकॉर्ड प्रदर्शित करता है? हम लोग जानते हैं एसक्यूएल में अगर क्लॉजेस की बात करें तो सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग, इन सब क्लॉजेस का हम लोग यूज करते हैं। ऑर्डर बाय का यूज करते हैं जनरली असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट करने के लिए। यानी अगर हम सिर्फ ऑर्डर बाय लिख दें तो हमारा एसक्यूएल समझ जाएगा कि डेटाबेस को बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर दिया जाए, सॉर्टिंग कर दी जाए, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया जाए। तो याद रखिएगा ऑर्डर बाय का मतलब बाय डिफॉल्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। वेरी गुड। नेक्स्ट, डिलीट फ्रॉम बुक वेयर प्राइस इज लेस देन इक्वल्स टू 2000 इज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट। कह रहा है एसक्यूएल का एक स्टेटमेंट है जहां पर कहा जा रहा है डिलीट फ्रॉम बुक वेयर प्राइस इज लेस देन और इक्वल्स टू 2000। ये किस तरीके का स्टेटमेंट है? हमें दिख रहा है डिलीट, डिलीट करने का मतलब डीएमएल स्टेटमेंट। डिलीट कहां पर आएगा? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आएगा। तो अगर आपको एसक्यूएल के कमांड याद हैं कि डीडीएल में क्या आएगा, डीएमएल में क्या आएगा, डीसीएल में क्या आएगा, तो आप बहुत आसानी से इसके आंसर्स को कर पाएंगे। तो ये किसका है गाइस? डीएमएल का है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का है। आइए इसको एक बार डिटेल में समझते हैं। देखिए अगर हम एसक्यूएल कमांड्स की बात करें तो डीडीएल में क्या आता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसकी मदद से हम क्रिएट करते हैं डेटाबेस को, जिसकी मदद से हम स्कीमा बनाते हैं, हम मेटा डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, डीडीएल है। जहां क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट और रीनेम ये कमांड आएंगी। डीएमएल यानी डेटा मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा में बदलाव करने के लिए सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट यूज होगा और डिलीट यूज होगा। यहां पर डिलीट की बात कर रहे थे तो आंसर क्या हो गया? डीएमएल हो गया। डीसीएल यानी डेटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज की मदद से हम ग्रांट करेंगे राइट्स को, और राइट्स को रिवोक भी कर सकते हैं, है ना। राइट्स को देना दैट इज ग्रांट, और राइट्स को ले लेना वापस दैट इज कॉल्ड रिवोक। टीसीएल की मदद से ट्रांजैक्शन कंट्रोल करने के लिए हम कमिट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन रिप्लेस यानी बदलने के लिए रोल बैक कर सकते हैं वापस करने के लिए, और सेव पॉइंट भी कर सकते हैं, है ना। दैट इज कॉल्ड सेव पॉइंट, जहां पर हम किसी पॉइंट को फिक्स यानी सेव भी कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल कमांड्स। सेव प्रिंट नहीं होगा, सेव पॉइंट होगा यहां पर, है ना। इसको ठीक कर लीजिएगा। समझ में आ गया? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, तो इतना प्यारा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं। बताइए, द डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट अलाउड इन एसक्यूएल इज। एसक्यूएल में अपनाए जाने वाले डिफॉल्ट दिनांक प्रारूप क्या है? तो एसक्यूएल में अगर हमें कोई डेट लिखनी होती है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा? DDMM YY, MM DDYY, YY DDMM,
या YYMMDD? द करेक्ट आंसर इज पहले ईयर होगा, फिर मंथ होगा, और फिर हमारी क्या होगी, डेट होगी। तो ईयर, मंथ और डेट, दैट इज द बाय डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट फॉलोड इन द SQL, राइट। नेक्स्ट, अ टेबल कैन हैव, डेटाबेस की बात हो रही है, DBMS की बात हो रही है, RDBMS की बात हो रही है, क्योंकि टेबल की बात हो रही है। तो कह रहा है कि टेबल में क्या होता है, मैनी प्राइमरी कीज एंड मैनी यूनिक कीज, वन प्राइमरी की एंड वन यूनिक की, वन प्राइमरी की एंड मैनी यूनिक कीज, मैनी प्राइमरी की एंड वन यूनिक की, या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? वेरी गुड। हम जानते हैं कि टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमरी की हो सकती है, तो इसका मतलब आंसर या तो 2 होगा या तो 3 होगा। सेकंड में कह रहा है वन प्राइमरी की एंड वन यूनिक की, बिल्कुल नहीं। प्राइमरी की तो एक ही होती है, लेकिन यूनिक की कई हो सकती हैं। जो बाकी की प्राइमरी कीज हमें लगती हैं उन्हें हम यूनिक की बोल देते हैं। तो वन प्राइमरी की एंड मैनी यूनिक कीज, दैट इज द करेक्ट वन। तो एक टेबल में प्राइमरी की तो एक होगी, लेकिन यूनिक की एक से ज्यादा हो सकती है, तो दैट इज द करेक्ट वन गाइस। आइए समझते हैं। सपोज करिए कि स्टूडेंट नाम की एक टेबल है, जिसमें रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, फोन नंबर है और रजिस्ट्रेशन नंबर है ना। ये डेटा हमारे पास में गिवन है। अब यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास रोल नंबर है, जिसको हम प्राइमरी की ले सकते हैं, फोन नंबर को भी प्राइमरी की ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर को भी प्राइमरी की ले सकते हैं, है ना। इन तीनों को प्राइमरी की ले सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की हम ज्यादातर लेते किसको हैं, जो सबसे बेस्ट होती है। तो इन तीनों में सबसे बेस्ट क्या है, रोल नंबर। तो हमने रोल नंबर को प्राइमरी की ले लिया, बाकी जो बची उनको हम क्या बोलेंगे, अब प्राइमरी की नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूनिक की। तो फोन नंबर क्या है, यूनिक की है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी क्या हो गया, यूनिक की। तो हेंस प्रूव, अब हम कह सकते हैं कि एक टेबल में प्राइमरी की तो एक ही होगी, लेकिन यूनिक की एक से ज्यादा हो सकती है ना। दैट विल बी दी मैनी, एंड मैनी यूनिक कीज आर देयर। तो फोन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये हमारी यूनिक कीज बन गई। वेरी गुड। नेक्स्ट, द प्राइमरी की सिलेक्टेड फ्रॉम दी, प्राथमिक कुंजी का चयन कहां से किया जाता है। कह रहा है बहुत सारी कीज होंगी, उसमें से हम प्राइमरी की को चूज करेंगे। तो वो जो बहुत सारी कीज हैं उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट की, डिटरमिनेंट्स, कैंडिडेट की, फॉरेन की, या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा कैंडिडेट की। कई सारी कैंडिडेट कीज में से हम चूज करते हैं प्राइमरी की को। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, फिर से देखिए, प्राइमरी की सिलेक्टेड फ्रॉम, टेबल में से प्राइमरी की का चयन यानी सिलेक्ट किस में से किया जाएगा। तो आंसर है कैंडिडेट की में से। आइए इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये रही एक टेबल जहां पे स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, फर्स्ट नेम है स्टूडेंट का, लास्ट नेम है और ईमेल आईडी है। अब अगर हम यहां पर यूनिक डेटा की बात करें, या एक मिनट के लिए हम प्राइमरी की का डिस्कशन करें, तो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की होगी, रोल नंबर भी हो सकती है प्राइमरी की, फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो होगा नहीं, ईमेल आईडी ये भी प्राइमरी की हो सकती है। तो इसका मतलब कि देयर माइट बी दी पॉसिबिलिटी कि स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल आईडी ये तीन हमें क्या मिल गई, प्राइमरी कीज। लेकिन प्राइमरी की तो कोई एक होती है। इन तीनों को हम क्या बोल सकते हैं, कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की में से एक हमने चूज कर ली, क्या, प्राइमरी की, दैट इज स्टूडेंट आईडी। बाकी बची हुई दोनों कीज क्या हो गई, इन्हें हम ऑल्टरनेट कीज भी बोल सकते हैं, या इन्हें यूनिक आईडी भी बोल सकते हैं, है ना। अभी हम लोग ने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा था किसका, यूनिक की का। तो अब हम इनको यूनिक कीज भी बोल सकते हैं या ऑल्टरनेट कीज भी बोल सकते हैं, है ना, याद रखिएगा। तो एक तो प्राइमरी की हो गई और बची हुई जो कीज हमारी बनी, दैट
आर कॉल्ड ऑल्टरनेट कीज या यूनिक कीज। और ये हमने सिलेक्ट कहां से किया? कैंडिडेट की में से। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि प्राइमरी की का चयन किससे करते हैं? आंसर है कैंडिडेट की के साथ, विद द हेल्प ऑफ कैंडिडेट कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 बताइए, डैश इज अ बूटस्ट्रैप प्रोग्राम इन विंडोज। विंडोज में बूटस्ट्रैप प्रोग्राम कौन सा है? लीबूट, ग्रब, LIGR, NTLDR या फिर ऑल ऑफ दीज? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगर हम विंडोज के लेटेस्ट वाली वर्जन की बात करें तो इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि विंडोज के जितने भी लेटेस्ट वर्जन हैं उनमें जो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम है जो बूटिंग में इस्तेमाल किया जाता है वो है बूट MGR, जिसे बूट मैनेजर के नाम से भी जानते हैं। आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे बूट MGR, ये लेटेस्ट वर्जन में है। लेकिन बूट MGR से पहले जो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम हुआ करता था दैट इज NTLDR, न्यू टेक्नोलॉजी के केस में इसका यूज किया जाता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया गाइस? NT, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी। समझ में आया? तो अब यहां पर हमने समझाने के लिए आपको लिख भी दिया है, NTLDR का मतलब है, NT मतलब न्यू टेक्नोलॉजी और LDR का मतलब है लोडर। तो इसको बूटस्ट्रैप लोडर भी बोलते हैं, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम भी बोलते हैं। नीचे भी हमने आपको समझाने के लिए एक चीज लिखी हुई है, जरा इसको देखिएगा कि विंडोज NT से लेकर विंडोज XP तक NTLDR यानी एंटी लोडर का इस्तेमाल होता था, और विंडोज विस्टा से लेकर अभी तक जितने भी वर्जन हैं उन सब में बूट मैनेजर यानी बूट MGR का यूज किया जाता है। क्या ये बात समझ में आई? तो ये क्या करता है? ये प्रोग्राम्स को लोड करने में या ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में मदद करता है। पहले के केस में NTLDR करता था, और अब जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज के, इस केस में बूट मैनेजर यही काम को करता है। राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हेन अ होस्ट ऑन नेटवर्क A send a message to a host on network B, which address does the router look at? कह रहा है जब कोई होस्ट नेटवर्क A में कोई मैसेज भेजता है नेटवर्क B को, तो यहां पर जो एड्रेस यूज करता है राउटर, वो कौन सा करता है? हम जानते हैं कि राउटर का इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्क लेयर में, और राउटर जिस पर काम करता है वो है IP एड्रेस। तो आंसर क्या होना चाहिए? IP एड्रेस। ढूंढो यहां पर, क्या IP एड्रेस दिया है? नहीं दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि IP एड्रेस का दूसरा नाम लॉजिकल एड्रेस भी होता है। अगर आपको यह बात पता होगी तो आप आंसर क्या लगा देंगे? लॉजिकल एड्रेस, दैट इज द करेक्ट वन। जैसे मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, वैसे ही IP एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, अ NAND गेट हैज डैश इनपुट एंड डैश आउटपुट। कह रहा है NAND गेट जो कि एक यूनिवर्सल गेट है। दो ही गेट ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, एक NAND और दूसरा NOR। ये यूनिवर्सल गेट की कैटेगरी में आते हैं। तो NAND गेट में इनपुट कैसा होगा और आउटपुट कैसा होगा? आपको पता होना चाहिए कि NAND गेट के केस में हमेशा लो इनपुट और हाई आउटपुट होता है। लो इनपुट और हाई आउटपुट का मतलब क्या है? लो का मतलब जीरो, अगर कहीं पर भी जीरो होगा तो आउटपुट में 1 होगा। फिर से एक बार, अगर ट्रुथ टेबल में कहीं पर भी जीरो यानी लो होगा तो इसका जो आउटपुट होगा वो हमेशा 1 होगा। आइए इसको एक बार चेक करते हैं, कैसे? हियर इट इज, देखिएगा। हमने क्या कहा कि NAND गेट की प्रॉपर्टी को याद रखिएगा कि लो इनपुट एंड हाई आउटपुट। लो का मतलब 0 और हाई का मतलब 1, यानी कहीं पर भी इनपुट में 0 होगा तो आंसर 1 होगा, है ना? यही तो कहा मैंने,
जरा देखिए, 0 0 0 मिल गया तो आंसर 1, 0 1 0 मिल गया तो आंसर 1, 1 0 0 मिल गया तो आंसर 1, 1 1 कोई भी लो नहीं मिला, कोई भी जीरो नहीं मिला तो आंसर 0। समझ में आया? तो दिस टेबल इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। क्लियर? वेरी गुड। ईच कुकीज कैन होल्ड अप टू डैश केबी डेटा। कह रहा है प्रत्येक कुकीज कितने केबी डेटा रख सकती है? सोच के बताइएगा। कुकीज क्या होती हैं? टेक्स्ट फाइल होती हैं। कुकीज का काम क्या होता है? कुकीज का काम इंटरनेट पर जो भी सर्चिंग की जा रही है उसको स्टोर करने का होता है ना? यानी यूजर आया, उसने क्या सर्च किया, कितनी देर तक रुका, किस किस ऑप्शन पे कितनी देर रुका, ये सब कुकीज डेटा मेंटेन करके रखती है। सेंड कौन करता है कुकीज को? सर्वर। स्टोर कहां पर होती हैं कुकीज? ब्राउजर पर या क्लाइंट पर। कुकीज की अगर हम बात करें तो ये कितना डेटा होल्ड करके रख सकती हैं? एंड द आंसर इज 4 केबी, 4 केबी डेटा होल्ड करके रख सकती हैं। 4 केबी का मतलब जैसे 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट, तो इस तरीके से 4 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होगा? अराउंड 4096 के। सो द करेक्ट आंसर इज 4 केबी या 4096 बाइट। याद रखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कई बार कुकीज से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो कुकीज एक बढ़िया टॉपिक है गाइस। दिस इज अ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड बाय नेटवर्क डिवाइसेस टू डायग्नोज नेटवर्क कम्युनिकेशन इश्यूज। यह नेटवर्क संचार मुद्दों के निदान के लिए नेटवर्क उपकरणों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। कौन सा है? हमने देखा क्वेश्चन में लिखा हुआ है डायग्नोज नेटवर्क कम्युनिकेशन, यानी नेटवर्क कम्युनिकेशन हमारा प्रॉपर है या नहीं, है ना? इसको डायग्नोज करने के लिए किसका यूज किया जाता है? पिंग का। और पिंग किस प्रोटोकॉल पे काम करती है? आईसीएमपी पर, यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल पे। तो आंसर क्या हो गया गाइस? दैट इज इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अब देखो, यहां पर क्वेश्चन काफी घुमा के पूछा गया था, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे कि यहां पर पूछ रहा है नेटवर्क को डायग्नोज करने के लिए कि नेटवर्क में आखिरकार एरर कहां पर है। ये हम लोग कैसे पता लगाते हैं? पिंग कमांड के थ्रू, कि कहां पर एरर है नेटवर्क में, कौन सा कनेक्शन वीक है, क्या कमी है नेटवर्क में। और पिंग कमांड जिस प्रोटोकॉल का यूज करता है वो है आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ग्रेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स अ लॉजिकल एड्रेस फ्रॉम अ फिजिकल एड्रेस? बताइए। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको इस तरीके के कई करवा चुका हूं, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। यानी एआरपी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल या आरएआरपी रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखा जाता है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल भौतिक पते से तार्किक पता प्रदान करता है? एंड द करेक्ट आंसर इज आरएआरपी, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्या याद रखना है? फाइंड आईपी एड्रेस। अगर आईपी एड्रेस को फाइंड करने की बात की जाए तो आरएआरपी होगा, और अगर मैक एड्रेस को फाइंड करने की बात की जाए तो आंसर क्या होगा? एआरपी होगा। समझ में आ गई बात? आरएआरपी मतलब रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल और एआरपी का मतलब एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये दो बातें बस याद रखिएगा। आईपी एड्रेस फाइंड, इसका मतलब मैक एड्रेस गिवन होगा, है ना? तभी तो आईपी एड्रेस फाइंड करने की बात की जा रही होगी, तो आंसर आरएआरपी हो जाएगा। और मैक एड्रेस फाइंड मतलब आईपी एड्रेस गिवन होगा, तो इस केस में एआरपी हो जाएगा। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए, व्हाट इज द रोल ऑफ गेटवे इन स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी? आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर में गेटवे का
क्या इस्तेमाल किया जाता है, क्या भूमिका होती है। अगर हम यहां पर नेटवर्किंग में गेटवे की बात करें तो नेटवर्किंग में गेटवे का इस्तेमाल किया जाता है सिक्योरिटी के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं आईओटी की तो आईओटी में गेटवे का इस्तेमाल सिक्योरिटी के लिए ना करके हम डेटा को कलेक्ट यानी गैदर करने के लिए करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज टू कलेक्ट द डेटा और टू गैदर द डेटा फ्रॉम द सेंसर। जब भी हमें सेंसर से डेटा को कलेक्ट करना होता है या गैदर करने होते हैं रिकॉर्ड्स, तो हम किसका यूज करते हैं, गेटवे का, याद रखिएगा। लेकिन नेटवर्किंग में गेटवे का इस्तेमाल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए करते हैं, है ना, ये डिफरेंस है यहां पर। नेक्स्ट, अब 25 क्वेश्चन हो चुके हैं डिस्कस। आउट ऑफ 25 आपने कितना स्कोर किया मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, ये भी मुझे बताइएगा। अब बैक टू बैक 3 क्वेश्चन आने जा रहे हैं जो क्वेश्चन ऑफ द डे हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो देखिए बढ़िया क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम, पढ़िए इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस हैज द स्लोएस्ट टाइप ऑफ कनेक्शन। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क डिवाइस में सबसे धीमे प्रकार का कनेक्शन है, डीएसएल, राउटर, डायल अप मॉडेम्स, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। सबसे स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है, ये आपको बताना है। समझ गए। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेस 8-बिट कोड कॉल्ड ईबीसी डीआईसी कोड। किस प्रकार का कंप्यूटर ईबीसी डीआईसी यानी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड नामक 8-बिट कोड का उपयोग करता है। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या ऑल ऑफ दीज। बताइएगा कमेंट सेक्शन में, यह भी बहुत प्यारा क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 3, डैश टेक डिसीजन बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। डैश मैक एड्रेस के आधार पर निर्णय लेता है। मैक एड्रेस किस लेयर में आता है, अगर आपको यह पता होगा तो आप बता लेंगे कि इस लेयर पर यह डिवाइस इस्तेमाल होती है। तो आपको बताना है ऐसी कौन सी डिवाइस है जो मैक एड्रेस पे काम करती है, हब, स्विच, राउटर, गेटवे या ऑल ऑफ दीज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। 3 क्वेश्चन बैक टू बैक। मैं चाहता हूं कि आप तीनों क्वेश्चन के सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। इनके आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। कैसा लगा आपको यह सेशन, लाइक करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कंप्यूटर को बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ने के लिए बेसिक टू एडवांस एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस पर, प्लस और भी एडवांस लेवल पे पढ़ने के लिए, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, पीडीएफ से रिवीजन करने के लिए आप इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। इस कोर्स से कनेक्ट होने के लिए आपको अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करना होगा और फिर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ज्वाइन करिए, एक एक करके वीडियोस को देखिए, पीडीएफ से रिवाइज करिए, थोड़े से अपने नोट्स को बनाइए साथ साथ, और डेली लाइव में हमारे साथ में कनेक्ट होइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि यह सेशन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।